Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2024 का जो नेट का क्वेश्चन पेपर हुआ है फोरेंसिक साइंस का, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 90 तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स और जो इसमें ऑप्शंस हैं बहुत डिटेल में हम करते हुए चल रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो अभी आप सभी को पता है कि पेपर हो चुका है कैंसिल, तो दोबारा से पेपर आपको अगस्त में होगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और उससे पहले ये वीडियो सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सब तक पहुंच सके और सब लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इन्हांस कर सके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हाई पावर मैग्निफिकेशन इज नॉट परफॉर्म्ड ड्यू टू विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड रीजन। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पर हम जो हाई पावर मैग्निफिकेशन है उसका यूज क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण होता है। तो यहाँ पर आपके सामने लिए हुए हैं, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए में बोला गया है कुड नॉट बी फोटोग्राफ्ड। तो फोटोग्राफ तो हम ले ही सकते हैं, तो उसका हाई पावर मैग्निफिकेशन या लो पावर मैग्निफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ए तो आपका गलत हो जाता है। फिर बी में कह रहा है डाइल्यूशन ऑफ कलर ऑफ इंक। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम होता है। तो जब भी माइक्रोस्कोपिक हम एग्जामिनेशन करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं वो सारे आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि जो सैंपल होता है उसमें कोई भी तरह का डैमेज क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल गलत है कि जो इंक है उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, ये बिल्कुल बात गलत है। तो जहां जहां पर भी आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, आप उसको हटा सकते हो। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में ए एंड सी है, ये गलत हो गया। 2 में बी एंड डी है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचे हुए क्या है, सी में बोला गया है मे कॉज ब्लर्ड इमेज। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम हाई पावर मैग्निफिकेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है वो काफी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी इमेज को बहुत अच्छे से फोकस करना उतना इजी नहीं होता है। और इस वजह से यहाँ पर आपकी जो इमेजेस बनती हैं ये थोड़ा सा ब्लर हो जाती हैं, क्योंकि ये आपकी हैंड राइटिंग होती है, पेन से लिखा हुआ होता है, तो उतना क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपका जो सी है ये तो सही हो जाएगा कि ये जो है ब्लर्ड इमेज क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है रिडक्शन इन फील्ड ऑफ व्यू। तो ये बात भी सही है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू क्या मतलब है, जैसे कि हम हाई पावर मैग्निफिकेशन करते हैं तो वहां पर मैग्निफिकेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से जो एरिया हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल होना होता है वो काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी वही चीज कह रहे हैं कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो उसमें रिडक्शन हो जाएगा। और क्योंकि उसमें रिडक्शन हो रहा है इस वजह से हम लार्ज पोर्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन उतने अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी आपकी सही है कि फील्ड ऑफ व्यू है इसमें रिडक्शन हो जाता है, इस वजह से हम हाई पावर मैग्निफिकेशन यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में। ई में कह रहा है डैमेज टू दी डॉक्यूमेंट ड्यू टू वेट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। माइक्रोस्कोप का वेट से पेपर के डॉक्यूमेंट के डैमेज होने का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई है ये भी गलत हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी ओनली। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अच्छा, अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट में हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सोडियम एमाइटल, जिसको कि हम थायोपेंटोन सोडियम भी कहते हैं। तो सी एंड ई ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा।
जो सोडियम एमाइटल होता है इसको हम सोडियम थायोपेंटल भी कहते हैं। ये एक तरह का बारबिटूरेट है एंड इसका यूज जो है नार्को एनालिसिस में हिप्नोटिक के तौर पर इसको हम यूज करते हैं सिडेटिव स्टेट लाने के लिए। थायोपेंटीन सोडियम जो है इसको भी हम थायोपेंटल सोडियम ही कहते हैं। बेसिकली सब एक दूसरे के नाम ही है। ये बारबिटूरेट है एंड सोडियम अमाइटल की तरह ही होता है। इसका यूज वही नार्को एनालिसिस में हम करते हैं। नार्को एनालिसिस के बारे में पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस हर साल एक आधा जरूर आपको देखने को मिलता है। नार्को एनालिसिस बहुत डिटेल में ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, एक वीडियो आपका पड़ा हुआ है, एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। डायरेक्टली आप गूगल पर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा नार्को एनालिसिस बाय साबी फॉरेंसिक, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3 सी एंड ई ओनली। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड यूजिंग मिसिलर मीडियम। मिसिलर मीडियम का यूज करते हुए बायोलॉजिकल फ्लूइड से अगर हमको ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिसिलर फॉर्मेशन करने के लिए। सर्फेक्टेंट्स में मिसिलर का फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कह रहे हैं सर्फेक्टेंट शुड बी अबव क्रिटिकल मिसिलर कंसेंट्रेशन, तो ये बात सही है। बी में कह रहे हैं सर्फेक्टेंट शुड बी सॉल्वेटेड इन नॉन पोलर मीडियम, ये गलत है आपका। सी में कह रहे हैं शुड बी गिवन इनफ रिएक्शन टाइम, तो टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कह रहे हैं डी में अल्ट्रा लो सर्फेक्टेंट स्ट्रेंथ, ये भी बात गलत है। लास्ट बोला गया है शुड बी अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, तो ये बात सही है। ए एंड ई जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब भी हमको क्रिटिकल मिसलर कंसेंट्रेशन बनानी होती है तो क्रिटिकल मिसलर कंसेंट्रेशन क्या है, ये एक तरह की कंसेंट्रेशन होती है जहां पर जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इकट्ठे होते हैं, एक पास आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में मिसल को क्रिएट करने के लिए। और जब भी क्रिटिकल मिसलर कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा होती है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल से मिसलर फॉर्म में जब एग्जिस्ट करती है, तो यही जो प्रोसेस होती है ये इसेंशियल होती है मिसलर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और जो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है ये बेसिकली रिलेट करता है जो भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं सॉल्वेंट के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी के से रिलेटेड है। तो जितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी उतनी अच्छी मिसलर फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए जो क्राफ्ट का टेम्परेचर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ए एंड ई यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। HPLC पर बेस्ड आप इस पेपर में देख चुके हो, आपसे 2-3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो HPLC के बारे में पता होना, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा बहुत अगर आप लॉजिक लगाओगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। कई बार जरूरी नहीं होता है कि आप पढ़ के गए हो या आपको उसके बारे में पता हो, बट हाँ थोड़ा सा अगर आप लॉजिक यूज करोगे तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है HPLC is one of the separation technique which is also known as non-destructive technique। जो HPLC है इसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बोल सकते हैं। और ये बात केवल तभी सही है जब हम नीचे दिए गए डिटेक्टर में से किसके साथ कपल नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके सामने 5 डिटेक्टर के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा डिटेक्टर है जब हम इसको यूज करेंगे तब ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी नेचर में। क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो। HPLC को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव तभी कहेंगे जब हम कुछ स्पेसिफिक तरह के डिटेक्टर्स यूज करेंगे। बट कुछ ऐसे डिटेक्टर भी होते हैं जो कि सैंपल को डैमेज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा HPLC है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे डिटेक्टर हैं जिनका अगर हम यूज करेंगे तो HPLC हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूवी, तो यूवीडी क्या है, यूवी डिटेक्टर। तो यूवी रेज जो होती है वो सैंपल को डैमेज नहीं करती हैं। FL क्या है, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर। तो ये फ्लोरोसेंस से भी कोई भी तरह का डैमेज क्रिएट नहीं होता है सैंपल पे, तो ये भी नहीं। फिर आपका RI क्या है, RI है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो है ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इसमें भी कोई भी तरह का डैमेज कॉज नहीं होता है। तो यहाँ पर ABC ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाते हैं कैसे। 2 में C दिया गया है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता।
3 में ए दिया है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, 4 में बी दिया है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन डी एंड ई ओनली। ईसी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, और एमएस क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर। तो जो एमएस है ये आपका डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, जो कि आयोनाइज करता है फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल्स को एनालिसिस के लिए। ईसी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, ये भी डिस्ट्रक्टिव होता है और ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन करना है या रिडक्शन करना है उसके ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंजेस कॉज हो रहे होते हैं एनालाइट्स में, जब हम उसमें कुछ रेडिएशंस कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉज करते हैं, तो वहां पर तो इसमें भी कोई तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता है। फ्लोरोसेंस क्या है? ये एमिशन जो होता है सैंपल के ऊपर, जब हम एमिट करते हैं अलग अलग तरह की वेवलेंथ की फ्लोरोसेंस एनालाइट्स के ऊपर, तो वो सैंपल को ऑल्टर करे बिना, यानी कि उसमें सैंपल में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। वैसे ही यूवी में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ पर आपका जो ईसीडी एंड एमएस यानी कि डी एंड ई ओनली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एज के एस्टिमेशन के लिए, अगर हमको टीथ की हेल्प से एज एस्टिमेशन करना है तो क्या क्या नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन सा सही है। पहले में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ टीथ। जो दो सेट होते हैं टीथ के, यानी कि अपर एंड लोअर, तो उनमें डिफरेंस होता है, डेफिनेटली डिफरेंस होता है, क्योंकि जो अपर जॉ है उसमें टीथ आने का टाइम और जो लोअर जॉ है उसमें टीथ आने का टाइम, इरप्शन का टाइम अलग अलग होता है। तो ये बात सही है आपकी। बी में कह रहे हैं कलर डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ टीथ, तो कलर डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, तो बी गलत हो जाएगा। फिर सी में कह रहे हैं टाइम ऑफ देयर इरप्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है कि किस टाइम पर इरप्ट हो रहे हैं, किस एज में इरप्ट हो रहे हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी में कह रहा है ना पीरियड व्हेन देयर रूट कैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कब इनकी रूट का कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो उसकी बेस पर हम एज एस्टिमेट कर सकते हैं। लास्ट में कह रहे हैं साइज ऑफ टीथ, तो साइज ऑफ टीथ से एज का कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इतनी चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पर टीथ पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपको पता है आते हैं। इससे पहले एक वीडियो ये क्वेश्चन पेपर वाले में ही करा था, तो वहां पर टीथ की पूरा चार्ट दिया था। आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट था वहीं पर था। तो टीथ का इरप्शन का क्या टाइम है ये पूरा आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हर बार, एक आधा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है जरूर से है। तो ये जो पूरा इरप्शन का चार्ट है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, या तो वीडियो में देख लीजिएगा पार्ट 1, बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर भी करी थी। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको जाकर देख सकते हो, लेकिन इसको याद जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। कई बार पैसेज जो है आपके ऐसे होते हैं कि आप पैसेज पढ़ो या ना पढ़ो, बट सिर्फ आप ऑप्शन क्वेश्चंस को पढ़ो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, बट फिर भी एक बार पैसेज को रीड करना जरूरी होता है। पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है पैसेज, चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको समझा देती हूँ इसे बोला क्या गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक कोई फीमेल थी जो कि फलों के उद्यान या कि यानी कि बाग में कहीं गई होंगी लेने के लिए फलों को, और वापस आते टाइम पर जो झरना होता है वहां पर पानी पीने चली गई। उसके बाद से वो घर ही नहीं पहुंची, तो जब परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उस फीमेल को सर्च करना स्टार्ट करा। रात भर उनको ढूंढा लेकिन नहीं मिली। फिर सुबह वापस से ढूंढना स्टार्ट किया, तो एक जो थी डेड बॉडी जो कि झरने के पास साइड में देखने को मिली, एक डेड बॉडी मिली वहां पर। तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यहाँ पर कुछ बियर की बॉटल्स पाई गई, और इसी बीच स्थानीय जनों ने आरोप लगाया कि जो फीमेल थी उनके साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा रेप किया गया है। एंड
उसके बाद में ये जितने भी लोग थे वो सब आंदोलन करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करने लगे। ठीक है, तो ये पैसेज में बोला गया है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहे हैं नो डायटम्स वर फाउंड इन द लंग्स विच कुड बी मैच्ड विद द डायटम्स फाउंड इन द सैंपल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्प्रिंग इज सजेस्टिव ऑफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा डायटम नहीं मिला है लंग्स के अंदर जो कि मैच करते हो जो वाटर के अंदर डायटम्स थे। तो ये क्या चीज डिटेक्ट करती है? तो यहाँ पर कुछ या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर डायटम्स आपके मैच कर रहे हैं तो यानी कि जो डेथ हुई है वो ड्राउनिंग की वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग कह सकते हैं। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैच ही नहीं करे, तो यहाँ पर ड्राउनिंग वाला केस तो हुआ नहीं। अब उसके अलावा कौन सा केस हो सकता है? हैंगिंग है, ओवरडोज है, ड्रग की, फिजिकल असॉल्ट है, ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते जब तक हमारे पास और कोई प्रूफ या फिर और कोई एविडेंस हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है नहीं पता, बट हाँ आप इतना यहाँ से समझ लो कि अगर डायटम्स मिल रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर मैच कर जाते हैं यानी कि लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर डायटम्स मिलते हैं और जो वाटर के अंदर डायटम्स थे वो दोनों अगर सेम निकल जाते हैं, इसका मतलब जो डेथ थी वो ड्राउनिंग की वजह से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। बट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द बियर प्रेजेंट इन द बॉटल्स एट दिस साइट। तो जो बियर की बॉटल प्रेजेंट थी वहां से हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल, हम फिंगरप्रिंट्स एज एन एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं बियर बॉटल से। उसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर कह रहे हैं विजाइनल स्वैब was collected to determine the presence of। तो जो विजाइनल स्वैब कलेक्ट करा गया है उससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? सीमेन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है हु अमंग दीज इज एलिजिबल टू कंडक्ट पोस्टमार्टम। तो इनमें से कौन से हैं जो कि पोस्टमार्टम को कंडक्ट करेंगे? तो डिविजनल कमिश्नर नहीं करते हैं, तहसीलदार भी नहीं करता है, जनरल प्रैक्टिशनर भी नहीं करता है, ये काम करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रैक्शन इन वेजाइनल स्वैब कैन बी एसर्टेन्ड करेक्टली बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल फ्रैक्शन में जो वेजाइनल स्वैब है बेसिकली उनकी प्रेजेंस अगर हमको चेक करनी है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ट रहता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके हम ये चीज असर्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर अब तक हम टोटल अब तक क्या टोटल क्या 50 क्वेश्चंस वैसे तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करा था क्योंकि उससे पहले आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं कुछ। तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 तक के। अभी हमको नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस और कवर करने हैं, जल्दी वो भी हम कवर कर लेंगे। अभी तक यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते। यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है वहां पर पूछ लीजिए, टेलीग्राम है, वेबसाइट है और हमारी ईमेल भी है। तो जहाँ पर आपको सूटेबल लगे आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाइएगा क्योंकि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके अलावा वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।